आधा साल बीत गया है, जुलाई स्टार्ट होने ही वाला है और शुरुआत में जब भी कोई नया वर्ष आता है तो सबसे ज्यादा इंतजार होता है नववर्ष के वार्षिक भविष्य फल का, जो जनवरी में आप लोगों ने भी जरूर देखा सुना होगा। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने शेयर किया था, मैंने भी शेयर किया था। 5-6 महीने आते आते हम इन जनरल आगे क्या क्या चीजें होने वाली हैं उसको भूल जाते हैं और ऐसा होता भी है। जैसे मैंने भी उन वीडियोस में शेयर किया था कि बहुत सारे स्टार्स का चेंजेस होगा और उसके आगे मैं आपको वीडियो शेयर करने वाली हूँ, तो इसलिए ये हाफ ईयरली प्रेडिक्शन मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि जब भी कोई वार्षिक भविष्यफल हम प्रेडिक्ट करते हैं वो बेसिकली 4 मेजर स्टार्स के गोचर पर ही बेस्ड होता है और उसमें सबसे ज्यादा होता है शनिदेव, बृहस्पति, राहु और केतु। ये 4 स्टार ऐसे हैं जो लंबे समय तक एक ही राशि में रहते हैं और ये जब भी वक्री मार्गी ऐसी अवस्थाओं में भी आते हैं जिसमें शनि और गुरु, तो वो बहुत लंबे समय तक रहते हैं। तो इन्हीं 4 ग्रहों का सबसे ज्यादा प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। हालांकि बीच में मैंने भी कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं जो जैसे बुध और शुक्र के गोचर की वजह से, सूर्य के गोचर की वजह से, मंगल के गोचर की वजह से जो आते रहते हैं, तो उनके ही जो प्रभाव होते हैं किन किन राशियों पर अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, इस तरह से ही भविष्यफल बनता है। तो जब भी कोई वार्षिक भविष्यफल होता है तो सब लोग को शुरुआत में देख के, क्योंकि ऐसा होता ही है, कभी अच्छा आता है कभी बुरा आता है, लेकिन कभी भी घबराने की या स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। क्योंकि पूरे ही साल, पूरे 12 महीनों में कोई भी स्टार एक जैसी गति से कभी भी नहीं घूमता है। वक्री, मार्गी, अस्त, ये तीनों अवस्थाएं चलती ही रहती है और उसी के अनुसार प्रेडिक्शन भी बदलते रहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे एक वीडियो अभी शेयर भी किया है कि शनिदेव 30 जून को वक्री होने वाले हैं और जैसे कि सबसे ज्यादा जो प्रभाव होता है वार्षिक भविष्यफल पर वो शनिदेव, बृहस्पति देव का ही होता है। राहु और केतु हालांकि वो तो लंबे समय तक वक्री गति में ही घूमते रहते हैं तो वो अपना कोई चेंज नहीं करने वाले हैं, लेकिन हाँ, राहु जरूर अपने नक्षत्र का परिवर्तन करेंगे, तो उसके भी मैं वीडियोस आपसे शेयर करने वाली हूँ क्योंकि उसका भी प्रभाव डेफिनेटली सभी 12 राशियों पर अवश्य ही पड़ने वाला है। लेकिन एट प्रेजेंट जो आगे आने वाले जो 6 महीने हैं, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, और उसमें शनिदेव क्योंकि 30 जून को ही वक्री होने वाले हैं टिल 14 नवंबर तक, मीन्स जो 6 महीने का जो आधा भाग मीन्स 5 महीने के करीब तो शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। तो डेफिनेटली सारे ही जो भी प्रेडिक्शन है वो चेंज हो ही गए हैं। लेकिन 9 अक्टूबर को बृहस्पति देव भी वक्री हो जाएंगे, मीन्स जो साल के 2 महीने हैं उसमें बृहस्पति देव भी अपने जो भी प्रभाव हैं उनमें बहुत ज्यादा चेंजेस करने वाले हैं। और राहु और केतु तो अभी एक ही गति से घूमने वाले हैं, मीन्स जो जहां है वैसे ही रहने वाले हैं। लेकिन क्योंकि शनि देव और बृहस्पति देव के वक्री होने से दो भावों का जो फल देने लगेंगे तो सारे ही समीकरण बदल गए हैं या बदलने वाले हैं 1 जुलाई ऑनवर्ड्स। तो इसलिए ज्यादा जरूरत है कि हम एक हाफ ईयरली प्रेडिक्शन भी जरूर शेयर करें। अधिकांश तौर पर जब भी हम कोई वीडियो शेयर करते हैं वार्षिक भविष्यफल का तो कमेंट्स में आते हैं कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। तो इसके लिए कुछ चीजों को जरूर फॉलो करिए। सबसे पहले तो इसे चंद्र राशि के अनुसार ही देखें। जैसे मैं लगभग हर ही वीडियो में शेयर करती हूँ कि चंद्र राशि यानी क्या, आप अपनी जन्म कुंडली देखिए, जहां पर भी चंद्रमा लिखा उसके आगे जो नंबर लिखा है वही आपकी चंद्र राशि है। आप हमेशा मेरे वीडियोस को चंद्र राशि के अनुरूप ही देखें। कभी भी मैं कोई भी वीडियो लग्न के अनुरूप नहीं देती हूँ क्योंकि गोचर हमेशा चंद्र राशि पर ही होता है, इसलिए आप उसी के अनुसार देखें। और दूसरा, जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं तो साथ में अपनी कुंडली में कौन सी दशा, महादशा, अंतर्दशा चल रही है, या शनि की, सपोज हमने शनि के अभी वीडियो शेयर की है तो उसमें आप शनि की स्थिति को भी जरूर देखिए। अगर आप ये दोनों चीज करके चलते हैं तो आप देखेंगे कि जो भी गोचर के वीडियोस होते हैं भविष्यफल के रिगार्डिंग वो आप पर बहुत ठीक बैठेंगे। जुलाई से लेके दिसंबर तक के प्रेडिक्शंस शेयर करने वाली हूँ और साथ में हर वीडियो का, हर राशि का जो भी उपाय होगा साथ ही शेयर करूंगी। साथ ही एक विनम्र निवेदन आप सबसे अवश्य ही है,
जो लोगों ने सब्सक्राइब किया वो तो वीडियो देख ही रहे हैं, लेकिन अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं और इस तरह की वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे भविष्य में इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जो नॉलेज शेयरिंग वीडियोस होंगे। इसके साथ ही मैंने एक न्यूमरोलॉजी की लर्निंग, जिसे हम कह सकते हैं क्लासेस ही कह सकते हैं, उसके वीडियोस भी शेयर करना शुरू किए हैं इजी न्यूमरोलॉजी के नाम से। आप उन वीडियोस को भी जरूर फॉलो कर सकते हैं, उसी का एक स्क्रीनशॉट भी मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो अगर न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट है, सीखना चाहते हैं, तो आप विदाउट कोई फी, विदाउट कोई क्लास ज्वाइन किए इजीली सीख जाएंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले सभी लोगों के लिए भी समय अच्छा ही कहा जाएगा। हालांकि 30 जून को शनिदेव वक्री हो रहे हैं। 8% शनिदेव आपके भाग्य भाव में ही गोचर कर रहे हैं और वो वक्री होकर आने वाले हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव थोड़ा सा हमारे चार्ट का कम अच्छा भाव है, लेकिन जब भी अष्टम या छठे भाव या 12वें भाव में कोई भी पाप ग्रह गोचर करता है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर शनिदेव भी आपको अच्छे रिजल्ट ही देने वाले हैं वक्री होकर जब आएंगे। हालांकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो 2 भावों का प्रभाव आपको देता है, क्योंकि पूरी तौर से तो वो दूसरे घर में नहीं आ पाता है, कुछ कुछ प्रभाव अपने जरूर देता है। और जो वो प्रभाव होते हैं वो बड़े ही सरप्राइजिंग होते हैं, इस कॉन्क्रीट जैसे नहीं होते हैं कि अचानक से चीजें बहुत ज्यादा घटित होती है। तो यहाँ पर जब शनिदेव आपके अष्टम भाव में आएंगे वक्री होकर, तो जो भी लीगल चीजें हैं हो सकता है वो आपके फेवर में आ जाए, और विशेषकर आपकी जो भी पैटर्नल संपत्ति है या पितरों से संबंधित कोई भी चीजें हैं वो आपके जीवन में अचानक ही घटित हो सकती है। और अगर आपकी व्यक्तिगत कुंडली में भी शनिदेव बहुत अच्छी अगर पोजीशन में, तो आप मानकर चलिए कि 3 नवंबर कुछ न कुछ बड़ी घटना भी आपके जीवन में अवश्य ही हो सकती है। यहीं से आपको कोई न कुछ रुका पैसा भी मिल सकता है। यहाँ पर जब शनिदेव आएंगे तो आपको जितनी भी धर्म, अध्यात्म या ऐसी जो गुण विद्याएं होती जो इन जनरल आप नहीं सीखते हैं या नहीं उनमें इंटरेस्ट आता है, ज्योतिष पे हम उसमें एक ही मानते हैं, या रिसर्च के क्षेत्र में जो लोग कार्य करते हैं उन लोगों के लिए एक तरह से ये बहुत ही श्रेष्ठ समय कहा जाएगा कि जहाँ वो कोई नई चीजों का अन्वेषण भी कर सकते हैं। बहुत जो गहरी जो चीजें होती, बहुत गहरी सोच वाली, गहरी खोज वाली जो चीजें हैं, उसके लिए मिथुन राशि के लिए ये वाला जो समय होगा श्रेष्ठ समय ही कहा जाएगा। साथ ही 10वें भाव से राहु भी गोचर कर रहे हैं, तो 10वां भाव है हमारे कार्य का भाव। तो कार्य के भाव में अगर आप थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चलते हैं, बहुत ज्यादा ट्रिकी बुद्धि नहीं लगाते हैं या एनी हाउ चीजों को मैनेज करने की अगर कोशिश नहीं करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, क्योंकि आगे भाग्य भाव में शनि है। तो यहाँ अगर दशम भाव में आपने थोड़ी सी भी सुस्ती या लापरवाही दिखाई, तो आगे शनिदेव जो भाग्य भाव में ही बैठे हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, राहु की वजह से किसी भी चीज में शॉर्टकट जो होता है ना कि ट्रिक की वजह से या थोड़ा सा डिले करके या आलस करके हम चीजों को कर लेंगे मैनेज, या हम कई बार ऐसे कार्य होते हैं कि जो हम खुद न करते हैं, हम किसी चीज लोगों को डेलीगेट कर देते हैं, आधा काम तुम करना, आधा करना, एंड में मैं कर लूंगा। इस तरह का आपको नहीं करना है। तो ये आपको राहु की वजह से यहाँ पर आपको बहुत अधिक सावधानी रखनी होगी। साथ ही क्योंकि दशम भाव कार्य के भाव में ही राहु का गोचर होगा, तो जो लोग बिजनेस के क्षेत्र में हैं, अगर सीधा साधा साफ सुथरा बिजनेस करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जहां आपने कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, घोटाले या बेईमानी से संबंधित कुछ भी चीजें आपने कर ली जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में, तो प्रॉब्लम जरूर आ सकती है। क्योंकि सामने ही सुख के भाव में है केतु, 4th हाउस में केतु बैठ गए, और केतु का काम होता है चीजों को सिकोड़ देना। तो अगर आपके कार्य भाव पर राहु कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो वो ऑब्वियसली आपका जो सुख का भाव है सिकोड़ ही जाएगा, वहां पर कुछ न कुछ कमी आ ही जाएगी। तो यहाँ पर आपको जहाँ राहु हमें ये बुद्धि देता है, क्योंकि डायरेक्ट दृष्टि तो पड़ ही रही, तो आपको एक मन दे सकता है कि हाँ ऐसे ऐसे मैं करके पैसा उधार लेके या कैसे भी एनी हाउ मैनेज करके मकान ले सकता हूँ, नई गाड़ी ले सकता हूँ, क्योंकि राहु का काम होता है दिखावा करवाना। लेकिन वहीं पे केतु बैठ के आपको थोड़ा सा ये बुद्धि दे सकता है। तो ऐसे में क्या किया जाए, ये माता का भी भाव है, तो माता से सलाह लें कि मुझे कोई चीज, अगर सपोज आपको बहुत मन हो रहा है कि बहुत ज्यादा खर्च करने का मन हो रहा है,
अननेसेसरी चीज़ों को आपको लेने का मन हो रहा है तो आप ज़रूर थोड़ा-सा सोच विचार करें, माता से सलाह लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको माता की सलाह, माता का आशीर्वाद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सुख के ही भाव में केतु बैठ गए हैं, तो थोड़ा-सा सुख में कमी अवश्य ही करवा सकते हैं। तो ऐसे में माता का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही उनके स्वास्थ्य पर भी आपको बहुत अधिक ध्यान देना पड़ेगा। और राहु और केतु का ये जो संबंध बन रहा है ना, चौथे और 10वें भाव का, तो यहाँ पर जितनी इनकम उतना ही खर्च वाली स्थिति का भी निर्माण हो रहा है। तो जितना आप अपने जो अनावश्यक जो खर्च होते हैं सिर्फ दिखावे के लिए ना करते हैं, तो ये पूरा ही समय बहुत अच्छा जाने वाला है। हालांकि जुलाई का महीना मिथुन राशि वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध और शुक्र मिलकर बना रहे हैं लक्ष्मी नारायण योग। तो इस महीने में आप जो चाहे जो खर्च कर सकते हैं, मजा कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वाले महीने में थोड़ी सी सावधानी आपको अवश्य ही रखनी होगी। वहीं बृहस्पति देव आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव होता है व्यय का भाव, विदेश का भाव, धर्म का भी भाव है ये। तो यहाँ पर जब भी विदेश का स्थिति जब भी बनती है, 12वें भाव में जब गुरु गोचर करते हैं, तो ज्यादातर संभावनाएं बनाते हैं वो विदेश की, आपकी या तो पढ़ाई के थ्रू या आपके बिजनेस के थ्रू। तो अगर आप कोई इस तरह की चीजें करते हैं, सपोज स्टूडेंट्स हैं, हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं बाहर, तो बिल्कुल जा सकते हैं। बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं, कुछ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस, या आप नई शुरुआत करना चाहते हैं विदेश से संबंधित किसी भी बिजनेस की, तो ये श्रेष्ठ समय ही है। यहीं पे आपको गुरु देते हैं धर्म की तरफ अधिक रुझान। आप कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई भी स्टार बैठता है तो थोड़ा सा खर्च भी अधिक करवाता है, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति देव बैठे हैं तो आपका खर्च हो सकता है। खुद की बीमारी पर इतना नहीं दिखाई दे रहा है, दूसरे लोगों की बीमारी, जो परिवार में जो अदर मेंबर्स होते हैं उनकी बीमारी पे आपका खर्च हो सकता है। धार्मिक कार्यों पर आपका खर्च हो सकता है, सामाजिक कार्यों पर आपका खर्च हो सकता है। तो ऐसे में आप, अगर ऐसी स्थितियां बनती भी हैं, तो आप उस अपने धन को अच्छी जगह पे व्यय कीजिए, दान दीजिए, गुप्त दान दीजिए, कोई भी धार्मिक संस्था में, कोई स्कूल वगैरह में किसी बच्चे की पढ़ाई का आप जिम्मा ले लीजिए, तो वो एक तरह की रेमेडी भी हो जाएगी और साथ ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो शनि भले ही वक्री हो रहे हैं, भाग्य भाव से निकलकर अष्टम में जा रहे हैं, तो भी ऐसे जो बहुत बड़ा इशू कुछ नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। ये जरूर हो सकता है कि हाँ, अक्टूबर के बाद आपको बृहस्पति देव के भी अलग रिजल्ट्स अवश्य ही मिलेंगे। जब वो वक्री होंगे तो उसके वीडियो भी मैं अलग से ही शेयर करने वाली हूँ, ज्यादा बृहस्पति देव की वजह से क्या क्या जीवन में चेंजेस आएंगे, क्योंकि बृहस्पति देव के पास यहाँ 3-3 दृष्टियां भी हैं, तो वो सारी चीजें भी जरूर होगी। क्योंकि अभी भी एट प्रेजेंट जो भी मिथुन राशि वाले लोग हों, उनको कुछ न कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज जरूर चल रहे होंगे। तो सबसे ज्यादा आप लोगों को ध्यान रखना है अपने खान पान पे। अगर आपने अपना डाइजेशन ठीक रखा तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम, अगर जब वक्री भी हो जाएंगे गुरु, तब भी नहीं आने वाली है। तो मिथुन राशि वाले सभी लोगों को क्या उपाय करने चाहिए? इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आपके जो राशि स्वामी हैं बुध, उनके उपाय करें। बहुत ही आसान उपाय होते हैं, और बुध के उपाय यूं भी बहुत जल्दी फल देने लगते हैं, क्योंकि बुध एक ऐसे ही सार है कि जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको बुधवार के दिन हरी वस्तु का दान करना चाहिए। हरी वस्तुएं खुद भी अपने खाने में उपयोग लेनी चाहिए, और उन चीजों को दान भी करना चाहिए। विशेषकर मूंग का, जो साबुत मूंग होते हैं, उनका बहुत महत्व होता है, उससे बहुत जल्दी बुध आपके ठीक होते हैं। तो आप उसका दान भी कर सकते हैं, खुद खा भी सकते हैं बुधवार के दिन। बुधवार के दिन हरे कपड़े भी पहनिए, और इसके साथ दूध के लिए हम गणपति जी की आराधना करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। तो आप कैसे कर सकते हैं? ओम गम गणपति नमः जो बीज मंत्र है उसका जाप कर सकते हैं, और गणपति जी का जो अथर्व शीर्ष है आप केवल उसको सुन लीजिए, तो भी आपको बहुत ही सकारात्मक परिणाम बुध के दिखाई देंगे। तो मिथुन राशि वाले सभी लोगों को भी आगे आने वाले जो 6 महीने हैं, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, बहुत अच्छे जाए, ऐसी ही शुभकामना। कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए जुलाई से लेकर दिसंबर तक का समय कैसा जाने वाला है? जैसे कि कर्क राशि पर शनि की ढैया अभी चल ही रही है। शनि अभी अष्टम में गोचर कर रहे हैं, और 30 जून से जब वक्री होंगे तो सप्तम भाव में आ जाएंगे। सप्तम भाव भी वैवाहिक जिंदगी के लिए है या पार्टनरशिप के लिए है। तो यहाँ पर शनिदेव थोड़े से कम अच्छे रिजल्ट जिसे हम कह सकते हैं वही दे रहे हैं। हालांकि जुलाई का महीना
कर्क राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। जो बुध और शुक्र मिलके जो लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं उसका अच्छा परिणाम इन लोगों को मिलने वाला है। सूर्य और गुरु की जो युति बन रही है वो भी लोगों के लिए फायदेमंद है और विशेषकर कैरियर के क्षेत्र में बहुत ही अच्छी चीजें इन लोगों के लिए दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे अष्टम का शनि ज्यादातर हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज दे सकता है। जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है, विशेषकर जो घुटने हैं या एंकल है, वहां पर कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अगर कोई छोटी मोटी सर्जरी ड्यू है तो वो हो सकता है कि इस पीरियड में आपको करवाना पड़े। आंखों से संबंधित प्रॉब्लम्स भी आपके हमें इस पर्टिकुलर पीरियड में दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे वक्री होके वो जाने वाले हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव वैवाहिक जिंदगी के लिए भी देखा जाता है और पार्टनरशिप के लिए भी देखा जाता है। तो कर्क राशि वाले सभी लोगों को अगर मैरिज का कोई प्लान बन रहा है, मीन्स जो लोग भी अभी कुंवारे हैं, शादी करना चाहते हैं, तो 15 नवंबर तक थोड़ा सा अगर होल्ड करके चलते हैं चीजों को, अचानक से निर्णय नहीं लेते हैं तो ज्यादा बेटर होगा। या अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में पहले से ही कोई प्रॉब्लम्स चल रही है तो, या आप उसको किसी डिवोर्स में या इस तरह की चीजों में बदलना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, चीजों को होल्ड करके चलिए, क्योंकि 8वां भाव कानूनी चीजों का भी और वहां पे शनि ही गोचर कर रहे हैं और आगे के भाव में जा रहे हैं। तो अगर वैवाहिक जिंदगी और कानून ऐसा कोई आपकी चीजें चल रही है, साथ में अगर कोई बिजनेस है आपका पार्टनरशिप में, वहां पर भी कोई कानून से संबंधित चीजें चल रही है, या आपकी कोई पैतृक संपत्ति वहां पर कुछ इस तरह का कोई भी मुद्दा चल रहा है, तो रुक जाइए, थोड़े महीने नवंबर तक चीजों को होल्ड करिए, आगे समय अपने आप ही ठीक हो जाएगा। हालांकि बृहस्पति देव का जो आशीर्वाद है वो आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो जहां शनिदेव थोड़े से ऑब्स्टिकल से हिंड्रेंस लाने वाले हैं, वहीं पे बृहस्पति देव चीजों को बैलेंस भी करने वाले हैं, क्योंकि बृहस्पति देव आपके 11वें भाव मीन्स लाभ के भाव में ही गोचर कर रहे हैं, जो एक बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। मीन्स वर्क प्लेस पे इनकम के क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम आपको टिल 9 अक्टूबर तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। इनफैक्ट जुलाई के महीने में तो हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ इंसेंटिव मिल सकता है, प्रमोशन के भी चांसेस है, या सीनियर्स के आप बहुत ही ज्यादा प्रिय रहने वाले हैं, उनकी वजह से आपको कुछ न कुछ अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है, अच्छी प्रोफाइल में कुछ चेंज हो सकता है, मनचाही जगह पर ट्रांसफर वगैरह जैसी चीजें भी हो सकती है। मीन्स ये वाला जो समय है विशेषकर जुलाई का तो हमें श्रेष्ठ ही दिख रहा है। और बृहस्पति देव की जो एक डायरेक्ट दृष्टि पड़ रही है 5वें भाव पे, इट मीन्स लव एंड रिलेशनशिप वाला मामला भी बहुत अच्छा दिख रहा है। जो लोग भी किसी रिलेशनशिप में शादी करना चाहते हैं तो अवश्य ही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो है अगर आप अरेंज मैरिज के थ्रू जा रहे हैं तो जैसे मैंने कहा है कि सप्तम भाव में ही शनि वक्री होकर आए तो वहां चीजों को होल्ड करना है। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, किसी भी शादी में जाना चाहते हैं, तो वहां पर आप चीजों को मटेरियलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर इन दोनों चीजों को आपको अलग अलग तरीके से समझना पड़ेगा। 5वां भाव क्योंकि प्यार का भाव है और जो 7वां भाव है वैवाहिक जिंदगी का भाव है, इसलिए इन दोनों का ही प्रेडिक्शन भी डिफरेंट है। तो गुरु की यहाँ दृष्टि 5वें भाव पर पड़ रही है, तो लव एंड रिलेशनशिप के लिए अच्छा समय दिखाई दे रहा है। विशेषकर 9 अक्टूबर तक तो हमें बहुत अच्छा समय दिख रहा है। अगर शादी का कुछ भी निर्णय लेना है तो तब तक लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा होल्ड आप कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जो भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी अभी टिल 9 अक्टूबर बहुत श्रेष्ठ समय है। बहुत अच्छी उनकी कॉन्सेंट्रेशन रहेगी, फोकस रहेगी, अच्छी उनकी पढ़ाई चलेगी, कुछ भी एग्जाम्स देंगे तो अच्छे रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। यहीं से हम देखते हैं किड्स के बारे में भी। अगर आप संतान से संबंधित कोई भी परेशानी है, जरूरी नहीं कि आपकी संतान नहीं हो रही वही एक समस्या है, हम 5वें भाव से केवल इसी समस्या को नहीं देखते, हम देखते हैं संतान से आपके रिश्ते, संतान से आपकी खुशियां, इन सारी चीजों को भी। तो यहाँ पर एक चीज ये भी देखी जाएगी कि अगर आपकी संतान का विवाह नहीं हो रहा है तो हो सकता है इस समय रिश्ते आए, लेकिन आपको सोच समझकर आगे बढ़ना है। ठीक है। दूसरी बात, अगर संतान को जॉब नहीं मिल रही है तो यहाँ मिल सकती है। संतान से आपके अगर रिश्ते अच्छे नहीं है, कुछ वैचारिक मतभेद है तो वो भी चीजें ठीक हो सकती है। अगर संतान नहीं हो रही है तो आप इस पर्टिकुलर समय में अगर कुछ भी प्रयत्न करते हैं, मेडिकल हेल्प लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। यहीं से हम नेम फेम को भी देखते हैं। तो गुरु की दृष्टि जब भी पंचम भाव पर पड़ती है तो सामाजिक सम्मान बहुत मिलता है, लोग आपको पूछते हैं, आपके ज्ञान को पूछते हैं। तो ये वाली स्थिति भी आप सब लोगों के लिए श्रेष्ठ ही कही जाएगी गुरु की वजह से। वहीं
राहु आपके भाग्य भाव में बैठा है। तो राहु का काम क्या होता है? सडन गेन, सडन लॉस, या अचानक चीजों को करके आपको सरप्राइज कर देना। और यही शनि वक्री हो जाते हैं तब भी वो सरप्राइजिंग चीजें ही करते हैं। मीन्स दो स्टार मिलके कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट आपकी लाइफ में जोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पे राहु आपके जीवन में इसी तरह की चीजें कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में भी, व्यवसायिक जीवन में भी अचानक से कोई बड़ा लाभ हो सकता है। साथ ही बड़ी अचानक से कोई यात्राएं आपकी हो सकती है। इस तरह की ही चीजें। और इसके साथ ही केतु सामने देख रहे हैं आपके थर्ड हाउस को, पराक्रम के भाव को। तो वहां पर अच्छी बात है कि राहु और केतु का जो आमने सामने बिल्कुल जो है, और दोनों का ही प्रकृति बिल्कुल भिन्न है। तो यहाँ राहु सडन गेन, सडन लॉस वाली स्थितियां दे रहे हैं, तो वहीं पे केतु उन पे लगाम लगाने की कोशिश करेंगे। आपको बहुत ज्यादा एडवेंचरस नहीं बनाने वाले हैं कि आप बहुत ज्यादा पराक्रमी बन जाए, कुछ भी डिसीजन लें, बिल्कुल भी नहीं। और सबसे अच्छी बात है कि आप गुरु की वजह से, अपने बड़े भाई बहनों से, अपने पिता से सलाह करके ही कोई भी कार्य लें करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनसे बनाकर भी चलें। तो कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए भले ही शनि की ढैया चल रही है उसके बाद भी समय अच्छा ही रहेगा। उपाय क्या करने हैं? आपको अपने जो राशि स्वामी है चंद्रमा, उनको सबसे ज्यादा मजबूत करना है। क्योंकि कर्क राशि वाले सभी लोगों को मूड स्विंग्स बहुत होते हैं और बहुत जल्दी उनको गुस्सा आता है। तो ऐसे में उनको जो भी उनका वाटर एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। और विशेष कर आप चांदी के गिलास में आप पानी पीते हैं तो बहुत अच्छा है। आप शिव जी की जितनी आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, आप उनको जितना जल नियमित रूप से अगर चढ़ाते हैं किसी भी शिवलिंग पर, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारिक चेंजेस आ सकते हैं। तो कर्क राशि वाले सभी लोगों के लिए जुलाई से लेके दिसंबर तक का समय बहुत बेस्ट जाए, बहुत अच्छा गुजरे, यही शुभकामना। 12 राशियों के लिए जो आगे आने वाले जो 6 महीने हैं, जुलाई से लेकर दिसंबर तक, बहुत अच्छे जाएं, ऐसी ही आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, अपने लोगों में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए गोचर के साथ। टिल देन, नमस्कार।